ये कहते हैं कि बीजेपी वाले अंबेडकर का अपमान करते हैं, तो अंबेडकर ने ही कहा था कि मैं इस विभाजन को तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक अंतिम हिंदू पाकिस्तान से भारत ना आ जाए और भारत से अंतिम मुसलमान पाकिस्तान ना चले जाए। ये सेफ महसूस नहीं करते तो भाई गाजा में सेफ महसूस करते हो तो गाजा चले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, जहां आप सेफ महसूस करते हो। ये कुशाग्र, ये कहना बहुत गलत है कि आप इस देश से ले जाओ, इस देश से ले जाओ। क्या उनका देश नहीं है क्या ये? ये जो मुगलों के इतिहासकार थे ना, ये जेएनयू के इतिहासकारों से ज्यादा बेटर थे। तो ट्विटर पे सारे वामपंथी, पूरी लेफ्ट लिबरल लॉबी ये ट्रेंड करा रही थी कि ब्राह्मणों ने नालंदा जलाई। 30 से 35 लाख लोगों को जॉब देता है अडानी, कितने लोगों को जॉब दे रहे हैं रवीश कुमार, बताएं जरा। कश्मीर फाइल आई थी तब पता चला था, जब लोगों को कश्मीर में क्या हुआ था हिंदुओं के साथ, तब बहुत बुरा लगा था, रोए थे बहुत लोग, दुख हुआ था, हिस्ट्री नहीं पता थी। तो अभी आपकी आंखों के नीचे ये जो मणिपुर में जो हो रहा है उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले ना मैं पिछले पॉडकास्ट से स्टार्ट करता हूँ, जब हम पहले मिले थे तो जी। मेरे को ज्यादा शिकायतें आई थी कि ऐसे इंसान को प्लेटफॉर्म क्यों दिया जा रहा है। ये राइट अच्छा, विंग वाले होते हैं, ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, हेट मॉन्गर होते हैं, इन लोगों को प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये जो लोग हमें कहते हैं कि भाई आप राइट विंग वालों को या ऐसे बोलने वाले को जो ज्यादा एग्रेसिव होकर बोलते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वहीं यही लोग हैं जो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान की हत्या कर दी, गोदी मीडिया है, चैनल पे आप कुछ अपनी बात नहीं रख सकते, कोई सच्चाई कवर नहीं कर रहा है, सब मोदी मोदी के गुण गा रहे हैं। तो मतलब आप सोचिए कि ये कितने लोकतंत्रवादी हैं, इन्होंने बता दिया। जब ये मेरे तर्कों का जवाब नहीं दे पा रहे, जब ये हमें डिबंक नहीं कर पा रहे, और फिर हमें बोल रहे हैं कि भाई हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए। प्लेटफॉर्म तो सबको मिलना चाहिए। जब तक यूपीए की सरकार थी ना रवि जी, तब तक डीडी के चैनल पे कोई भी जो डिबेट होती थी तो उसमें ओपोजिशन को इनवाइट नहीं करा जाता था, चाहे वो एनडीओ तबका या बीजेपी आरएसएस या कोई भी हो, सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाया जाता था, वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से नैरेटिव सेट करते थे। लेकिन आजकल डीडी न्यूज में अशोक श्रीवास्तव जी हैं, तो वो हर किसी को मौका देते हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग का हो, चाहे वो राइट विंग का हो, चाहे वो सेंटर हो, हर एक को वो मौका देते हैं। आज एनडीए की सरकार है तो डीडी में ओपोजिशन के लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाता है। यही हमारी लोकतंत्र है, यही भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जो हमारा नया संसद भवन तैयार हुआ है वो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। तो आप सोचिए कि हम मतलब हम विश्व को प्रेरणा देते हैं क्योंकि भारत लोकतंत्र की जननी है, था और रहेगा हमेशा। लेकिन मैं अभी भी आपके आंसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ कुशाग्र। अच्छा। हिंदुत्व आइडियोलॉजी को ना, मैं कल लाइव भी कर रहा था, तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है। हम्म। मेरा क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से ही ये जुड़ा हुआ है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्ववादी हो आप, अगर मैं कहूँ शॉर्ट में तो। जी जी। ठीक है। तो इस तो आइडियोलॉजी के इसमें साथ ऐसे नेगेटिव नोशन क्यों जुड़े हुए हैं? देखिए नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं सनातन में, आप बताइए क्या नेगेटिव है। हिंदुत्व वो हुआ जो भाई जो हिंदू को अपना मानते हैं वो हिंदू हैं, जिसमें यहाँ के कल्चरल चीज है, जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ जो यहाँ का कल्चरल हेरिटेज है, तो उसको जो बचाने के लिए काम कर रहा है वो सनातन का काम कर रहा है, वो हिंदू है। जो तो माइनॉरिटीज ये का क्या? सोच रहा है कि भाई किनका। तो माइनॉरिटीज का क्या? माइनॉरिटीज, देखिए माइनॉरिटीज हैं कौन, सबसे पहले तो ये तय कर लीजिए आप, क्योंकि यूएन की हिसाब से, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से माइनॉरिटीज वो हैं जो पूरे विश्व में 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, या पूरे विश्व में 1 करोड़ हैं, लगभग लगभग उससे ज्यादा माइनॉरिटीज में नहीं आता। आप चाहे माइनॉरिटीज में, अब आप कहेंगे कि मुस्लिम्स माइनॉरिटीज में हैं, बिल्कुल नहीं है मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, उसके आगे मैं तर्क देता हूँ अभी। लेकिन जैसे हमारे देश में यहूदी हैं, वो असली माइनॉरिटी हैं, सिख हैं, जैन हैं, वो असली माइनॉरिटीज हैं। आप बुद्धिस्ट हैं, या ये पर्शिया देश हुआ करता था, आज खत्म हो गया, वहां से सारे पारसी आ गए यहाँ पे। तो आप पहले से ही सोच लीजिए, क्योंकि जो देखो, एक सिंपल सा एक लाइन में जवाब देता हूं मैं। जो हमारे देश के टुकड़े 1947 में हुए, तो जो लोग हमारे देश के टुकड़े कर सकते हैं 1947 में, तो वो हमारे देश की माइनॉरिटीज नहीं हो सकते। जो देश के टुकड़े कर दे वो माइनॉरिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बांग्लादेश भी चला गया, अफगानिस्तान भी चला गया, पाकिस्तान भी चला गया, और आज भी हम इस सिचुएशन पे आके खड़े हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो, तो हम आज
इस सिचुएशन पे आके खड़े हैं कि लोग जैसे अभी शर्जील अमाम दिल्ली में दिल्ली दंगों से पहले ठीक पहले उन्होंने भाषण दिया था कि भाई हम असम से पूरा नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक कॉरिडोर काट देंगे। अभी भी वो हैं और पूरा अल जजीरा, पूरा बीबीसी और ये सब आर्टिकल्स लिखते हैं, आरफा खानुम और ये सब लोग जितने भी लेफ्ट विंग के हैं कि इनको बेल नहीं मिल रही है। तो आप सोचिए, ये तो टेररिस्ट हुए ना एक तरीके से, जो कह रहे हैं कि भाई देश के टुकड़े कर देगा, वो तो आतंकवादी हुआ। और आपने आपने डिमांड करी कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए, फिर आप पाकिस्तान में गए भी नहीं। जिनको ये कहते हैं कि बीजेपी वाले अंबेडकर का अपमान करते हैं, तो अंबेडकर ने ही कहा था कि मैं इस विभाजन को तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक अंतिम हिंदू पाकिस्तान से भारत ना आ जाए और भारत से अंतिम मुसलमान पाकिस्तान ना चले जाए, तब तक मैं पार्टीशन को मानूंगा नहीं। तो माइनॉरिटीज हैं कौन, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि भारत में 40 करोड़ मुसलमान हैं। आप सोचिए अगर माइनॉरिटीज खतरे में हैं तो वक्फ बोर्ड क्यों है? इतनी बड़ी हलाल की इकोनॉमी जो चल रही है पूरे विश्व में, आपको पता है 40 से 45 देश यूरोप के, पूरा यूरोप यूनियन की जितनी इकोनॉमी नहीं बनती होगी ना बैठ के, उतनी हलाल की पैरेलल इकोनॉमी चलती है। तो ये माइनॉरिटीज कैसे हो सकते हैं जो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को एक रात में मार के भगा दें कश्मीर से? वो माइनॉरिटीज कैसे हो सकते हैं? अच्छा चलिए, माइनॉरिटी नहीं मानते हैं इनको, तो भी ये जो आपने बताया आंकड़ा 30-40 करोड़ का इन लोगों का, ये जी सेफ महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। और 2014 के बाद तो खास जी। करके इनको सेफ महसूस नहीं होते हैं, करते हैं ये लोग। इनके आप घरों पे बुलडोजर एक्शन ले लेते हैं सेफ तो कि देखो फिर मैं भी महसूस नहीं करता, मेरे को मेरे को भी तो धमकियां आ रही हैं, सेफ तो मैं भी नहीं हूँ फिर इस हिसाब से देखा जाए तो। ये सेफ महसूस नहीं करते तो भाई गाजा में आप सेफ महसूस करते हो तो गाजा चले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, जहां आप सेफ महसूस करते हो। इनके अरब लेकिन के जो देश है ना, ये कुशाग्र, ये कहना बहुत गलत है कि आप इस देश से ले जाओ, इस देश से ले जाओ। क्या उनका देश नहीं है क्या ये? क्या उनका तो उनका देखिए इन्हीं कंट्रीब्यूशन के नहीं है क्या इस पूर्वजों देश ने के लिए? इन्हीं, आप सोचिए उत्तर प्रदेश में बरेलवी और अहमदिया रहते हैं, तो उल्मा वाले ये जितने भी हैं, आप पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में पठानों को काफिर घोषित करा हुआ है। आप अरब में देखेंगे तो अरब वाले तो भारत के मुसलमानों को असली मुसलमान मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं कि कन्वर्टेड हो। आप बताओ। तो हमारे और देश में अगर नहीं होता ये क्या कहना, हिंदुओं में? हमारे देश में क्या हिंदुओं में नहीं होता ऐसा? हमारे जात पात क्या में नहीं होता ये, हमारे हिंदुओं में, क्या हिंदू नहीं धर्म होता में? जात पात में? मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म में नहीं होता। आप कितने कहानी सुनेंगे कि दलित जो है वो बारात लेके जा रहा था, उस पर अटैक कर दिया, उसको पीटा गया। तो हमारे धर्म के अंदर भी तो ये देखिए सब चीजें होती हैं। देखिए, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, जो जेएनयू के हिस्टोरियंस है, ये हमारे धर्म में इसलिए होती हैं क्योंकि 1200 साल तक हम गुलाम रहे, और गुलामी में हमारे देश के जितने भी लोग थे ना, उनको हमारे मन में ये डाल दिया गया कि भाई ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, ब्राह्मणों ने ब्रेस्ट टैक्स लिया, ब्राह्मणों ने दलितों को पढ़ने नहीं दिया। डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिल्म बनाई, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में ये सब घुसे हुए थे, मोहम्मद हबीब, इरफान हबीब, फिर इनका बेटा, ये 3-3 4-4 बारी प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस की वजह से। अभी मैं थोड़े टाइम पहले मैंने अभी उत्पल कुमार जी का पॉडकास्ट करा है अपने चैनल पे, उन्होंने हम्म। वो बुक ऑथर हैं बहुत बड़े, और न्यूज 18 इंडिया और फर्स्ट पोस्ट के ओपिनियन एडिटर हैं। फिर वो भी आप देखना तो उसमें आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं और इतने बड़े ऑथर हैं, उन्होंने सारे डिस्टॉर्शन जो करे थे ना उसको फैक्ट्स के साथ डिबंक करा है। और उन्होंने ही नहीं, उनसे पहले जितने थे, धर्मपाल जी थे, उन्होंने, धर्मपाल जी ने एक किताब लिखी है द ब्यूटीफुल ट्री। जो लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया या ब्राह्मणों ने अत्याचार करा, पहली बात तो ब्राह्मण की चल कहाँ रही थी? 1200 साल से तो हमारा देश गुलाम था, हम मुगलों से लड़ रहे थे। दूसरी बात, 18th सेंचुरी में, मिड 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, धर्मपाल जी जो डाटा मिलता है, जो ब्रिटिश का, जो लॉर्ड सर सैम्यूल और जॉर्ज स्टैनली लेटर्स में लिखते हैं, वहां से कोटेड है पूरा कि 1 लाख स्कूल्स बंगाल में थे, बंगाल और बिहार में, मिड 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक, मतलब उसके बाद भी 1 लाख स्कूल्स थे। और उसमें से 77% बच्चे वो थे जो जिन्हें आज आप कहते हो कि जिनके साथ अत्याचार हुआ। आप सोचिए, ये तर्क है। और ऋग्वेद काल से थे ना ब्राह्मण, तो जो जनेऊधारी, जो शिखा, आज तो मैं भी जैसे ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूं, मेरी तो शिखा नहीं है या मेरा जनेऊ नहीं है, लेकिन हम सब मानते हैं
हमारे में तो उन्हें भी मानते हैं कि भाई मेरा मुहूर्त निकला था, लेकिन मैं मतलब कर नहीं पाया, कुछ कारण थे मेरे पर्सनल, अब मैं करवाऊंगा आगे अपना जनेऊ संस्कार। तो बात ये है कि अगर ब्राह्मणों ने अत्याचार करा तो भाई फिर पढ़ने नहीं दिया जाता वाला तर्क तो सब खत्म हो गया। अब आप कहो, अब आप महाभारत वाला तर्क उठा के ले आओगे कि द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य का अंगूठा काट लिया और उसे पढ़ने ही नहीं दिया। अरे तो भाई मैं, जो स्पेसिफिक गुरु थे और वो भी 4 दिन से भूखे थे, तब उन्हें भीष्म पितामह ने पहचाना था कि हाँ भाई ये तो मेरे परशुराम जी के शिष्य हैं और इन्हें मेरे को रखना चाहिए अपने जो 105 भाई है इनको पढ़ाने के लिए। तो एकलव्य जो थे ना, तो अब एकलव्य ने अंगूठा इसलिए अब काटा क्योंकि द्रोणाचार्य के हिसाब से उन्होंने विद्या चुराई, क्योंकि बिना आज्ञा के वो पीछे से चोरी छुपे देखते थे। अगर वो विद्या मांगते तो देते ही, लेकिन द्रोणाचार्य, अब जैसे मैं हूँ, मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं विकास दिव्य कीर्ति अवध ओझा जी के पास चले जाऊँ कि भाई मुझे पढ़ाओ, और आप मुझे पढ़ा नहीं रहे हो। मेरा कोर्स अलग है, मेरा टीचर अलग है, मेरा सब्जेक्ट अलग है, फिर इकोनॉमिक कंडीशन अलग है मेरी। आप सोचिए ना, हर एक, अब आप सोचिए कि मैं फर्स्ट क्लास का बच्चा हूँ, मैंने फर्स्ट पास नहीं करी, अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैं तो फोर्थ क्लास के बच्चे टीचर से पढ़ूंगा। और आप सोचिए कि जो माता सत्यवती थी, जिनका सारा वंश है पांडवों का, तो सत्यवती कौन सी जाति से थी आप बताओ? नाव चलाती थी, आज की सो कॉल्ड दलित जाति से आई। तो भीष्म पितामह गंगा के बेटे थे, गंगा के पुत्र थे भीष्म पितामह, भगवान समान हो गए एक तरीके से। इतनी गायत्री जपी उन्होंने, जिस राज्य से निकलते थे उस राज्य के धनुष नीचे हो जाते थे भीष्म पितामह के सम्मान में। भीष्म पितामह गंगा का बेटा, वो सत्यवती माता के पैर छूते हैं। तो आप सोचिए ऐसा फिर कैसे हो सकता है भाई? तो मतलब ऊंच आप ये जाति कहना का चाहते हैं कि कोई अत्याचार हुआ ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं नहीं, आप? थोड़ी नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको। जब रॉबर्ट क्लाइव आया, रॉबर्ट क्लाइव जब आया था तो उसने बहुत लूटा। और ये जब मैकॉले आया, इसने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया, और इनको संस्कृत तो आती नहीं थी। सर विलियम जॉन्स कहते हैं कि संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। इन्होंने ये देख लिया काशी के पंडितों के पास जाके, जब ये करते थे कि ये हमें समझाओ ये क्या लिखा है, तब अंग्रेजों ने जब हमारे ग्रंथ स्टडी करे, उन्हें पता चला कि हम तो ज्यादा सुपीरियर हैं, हम तो सोने की चिड़िया हैं। हमारा अंग्रेजों से पहले मुगलों के काल तक, जब तक ये दारा शिको और ये सब थे, दारा शिको तो काशी के पंडितों से शिक्षा लेते थे, तभी तो औरंगजेब ने नफरत करके मारा, दारा शिको ही बन रहे थे राजा। तो जब अंग्रेजों को ये पता चल गया ग्रंथ पढ़ के कि भाई ये तो हमसे ज्यादा सुपीरियर है, पास में ना गुरुशाला के साथ, हर मंदिर के साथ व्यायामशाला होती थी, पाठशाला होती थी, तो कोई भी बच्चा किसी भी गांव में भूखा नहीं रहता था और कोई भी अनएजुकेटेड नहीं रहता था। तो उन्होंने हम गुरुकुल चला दिया, गुरुकुल पे बैन लगा दिया। फिर वहां से सारी चीजें शुरू हुई कि मारने लगे, ब्राह्मणों को मारने लगे, जनेऊ काटने लगे कि भाई तुम वेद पाठ नहीं करोगे, तुम लोगों को जागृत नहीं करोगे। ब्राह्मणों का काम होता था समाज को जागृत करना, क्षत्रिय का काम होता था राज करना, वैश्य का काम होता था कारोबार संभालना, और शूद्र का काम होता था सेवा करना। अब मैं हूं अपने घर में, मैं अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ब्राह्मण हुआ, अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं क्षत्रिय हुआ, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ तो मैं वैश्य हुआ। और अगर मैं अपने परिवार के घर में सफाई कर रहा हूँ, सब सफाई तो करते ही हैं, होली दिवाली कौन नहीं करता, तो अगर कोई व्यक्ति सफाई कर रहा है अपने घर की, अपनी चीजों को साफ रख रहा है, तो वो शूद्र हुआ, सेवा का काम शूद्र हुआ। और कोई भी, ये वर्ण व्यवस्था थी, और इसी की वजह से आप, अगर आप मेगास्थनीज को पढ़ेंगे ना, उन्होंने इंडिका लिखी है। तो जब मेगास्थनीज इंडिया आए और उन्होंने देखा, तो उन्होंने वो अपनी इंडिका में लिखते हैं बुक में कि भारत में के जो चारों वर्ण है इतने वेल प्लान तरीके से हैं, इतनी सामाजिक समरसता है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और उसी वर्ण व्यवस्था की वजह से, उसी वेल स्ट्रक्चर्ड की वजह से हमारी जो जीडीपी थी वो 35% थी वर्ल्ड में, और आज देख लीजिए आप कितनी है। तब हम वर्ल्ड का 35% ट्रेड कंट्रोल करते थे, मथुरा से मदुरई सीधा ट्रेड होता था। ये तो अलबरूनी लिखता है, अलबरूनी जो इतिहासकार है वो खुद लिखते हैं, मतलब ये जो मुगलों के इतिहासकार थे ना, ये जेएनयू के इतिहासकारों से ज्यादा बेटर थे। जैसे डीएन झा है, अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो भी बनाई थी, डीएन झा है जो हिस्टोरियन है अपने आप को, लेकिन असल में उन्होंने जो काम करे मास्टर हिस्टोरियन है वो, और वामपंथी हैं पूरे के पूरे। तो उन्होंने अपनी किताब में वो लिखते हैं कि वैदिक एज में लोग भारत में गौ मांस खाते थे,
आप सोचिए, इसका कोई तर्क नहीं। अगर आप हिस्ट्री के टीचर हैं, आप लिख रहे हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपको आप हिस्ट्री लिखोगे तो आप क्या कोट करोगे? कोई कंटेम्प्रेरी सोर्स कोट करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई 1500 ईस्वी में कुशाग्र गौ मांस खा रहा है और आप मेरे मरने के 500 साल बाद लिख रहे हैं, रवि जी लिख रहे हैं कि ये तो गौ मांस खाता था, तो उसका तो कोई ऑथेंटिसिटी हुई नहीं। तो जब डीएन झा ये लिखते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने नालंदा जलाई, या वैदिक एज में लोग गौ मांस खाते थे, अभी जैसे पिछले साल नालंदा के कैंपस का इनॉग्रेशन करा प्रधानमंत्री मोदी ने, तो ट्विटर पे सारे वामपंथी, पूरी लेफ्ट लिबरल लॉबी ये ट्रेंड करा रही थी कि ब्राह्मणों ने नालंदा जलाई। आप सोचिए, सबको पता है नालंदा खिलजी ने जलाई, उसी के नाम पे वहां के रेलवे स्टेशन है बख्तियारबंद खिलजी। लेकिन ये करा दिया इनके इकोसिस्टम की ये ताकत है कि ये झूठ को सच को झूठ बोल देते हैं, झूठ को सच बना देते हैं। और जब वो सच और जब वो झूठ 1200 सालों तक बोला गया, तो वो हमारे एक तरीके से हमारे खून में घुल गया। जैसे आज भी हम जितने राइट विंगर्स हैं या जो भी हैं, जो भी बीजेपी वाले हैं, जो लोग हैं, तो वो मतलब उनके लिए तो अब जैसे अंबेडकर है, जैसे सावरकर है, तो सावरकर सिर्फ राइट विंग के अभी तक लिप्स पे है। सावरकर के विचार अभी हिंदुओं ने नहीं अपनाए हैं जिस तरीके से सावरकर कहना चाहते थे, या सावरकर को पढ़ना अभी शुरू नहीं करा है बहुत से लोगों ने। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, अंबेडकर के बारे में लोगों को नहीं पता होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सावरकर हमारे लिप्स पे है, और गांधी, कार्ल मार्क्स और ये सब हमारी स्पाइन बन चुकी है। अब मतलब हम इसको ना चाहते हुए भी हमें ये सब चीजें स्वीकार करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं कि एक झूठ को 10 बारी बोलोगे तो वो सच लगने लगता है यार। ये चीज है। कुछ जगह पर अत्याचार हुआ, कुछ जगह पर हुआ, लेकिन वो इस दृष्टि से नहीं हुआ था कि भाई जाति के हिसाब से हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कोई नेता है, वो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश का, मैं कह दूं वो तो इस जाति से आता है ना। लेकिन वही बंदा, अब वही अगर वो व्यक्ति डिप्टी सीएम नहीं है और ऐसी है, मेरे घर में मेरे से कुछ मांगने आया है कि हम मुझे ये भीख दे दो, मैं तो उसे भगा दूंगा। वो मुझे छू भी दे तो किसी व्यक्ति को वो हो जाएगी। आजकल लोग मन में रखते हैं ना कि भाई काम वाली है हमारे घर में तो उसको अलग बर्तन में खाना दो। लेकिन वही व्यक्ति, उसी जाति का व्यक्ति अगर कुछ बड़े पद पे है हमारे भारत में, तो उसके पैर भी छूते हैं, उसको वो भी करते हैं। आप मेरे कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई ये जो चीज है ना, ये इकोनॉमिक की वजह से थी कि भाई जितनी तुम्हारी वो है ना इनकम, उस हिसाब से। जैसे यार मैं पार्टी में जा रहा हूँ कहीं कपड़े पहन के, अब पीछे कोई बंदा बोल दे कि यार मैं तो गंदे कपड़े में हूँ, मैं उसे लिफ्ट क्यों दूंगा? इतनी चीज थी। फिर जब लोगों को क्या हुआ कि लोगों को आपस में जाति ही भारत की सनातन की शक्ति थी। जाति हर एक की, सबकी जाति है, सबका अपना गौरव है जातियों का, तो जातियों में ही अंदर फूट डाल दो। ये अंग्रेजों ने करा हमारे साथ कि सती प्रथा होती थी, सती प्रथा होती थी। आप सोचिए लास्ट केस तो हमारा मिड 18 सेंचुरी में या कब था कि भावरी देवी कोई थी, उनको जला के मारा था। वो भी इस वजह से नहीं मारा था कि वो महिलाएं और सती प्रथा चलती है, इस वजह से मारा था क्योंकि उनके हस्बैंड मर चुके थे, डेथ हो गई थी, और फिर उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना था, इसलिए उन्हें जिंदा जला दिया। तो ऐसे केसेस होते थे। हमारे यहाँ झूठ पढ़ाते हैं कि सती प्रथा होती थी। वैटिकन ने खुद विच हंटिंग के नाम पे 1 से 1.5 लाख तक लड़कियां जला के मारी हैं। वैटिकन और इतनी मिशनरी चल रही है पंजाब में, एशिया की सबसे बड़ी मिशनरी बन रही है, कोई तो कुछ नहीं कह रहा। पिछले 8 सालों में 1.5 से 2.5 लाख लोग सिख कम्युनिटी के पंजाब में कन्वर्ट हो चुके हैं। कन्वर्जन इतनी तेजी से फैल रहा है, आप सोच रहे हैं? ये कहने का प्रयास तो मेरा मतलब है। और ये देखा गया है कि बोले और यही चीज राहुल गांधी करते हैं कि जैसे अभी उन्होंने बयान दिया कि भाई हमारा दुश्मन कौन है, इंडियन स्टेट दुश्मन है। वो आए दिन बयान देते रहते हैं कि इंडिया तो एक देश है ही नहीं, वो तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो मतलब भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर इतना जहर बो दो एक दूसरों में कि गुजरों की जाटों से नहीं बनती, ब्राह्मणों की दलितों से नहीं बनती, इसकी इससे नहीं बनती। आप सोचिए अंबेडकर को जिस राजा ने, गायकवाड़ एक राजा थे जिन्होंने फॉरेन पढ़ने भेजा, वो ब्राह्मण थे। अगर क्या नहीं चाहते, अंबेडकर के साथ भी कहीं चीजें हुई, अत्याचार उन्होंने झेला, जो भी हुआ, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होता था और इतनी
घृणित मानसिकता से नहीं होता था जितना इन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया वामपंथियों ने। एक दो केसेस निकलते थे, उसको ऐसे हमारा ब्रेन वॉश करा कि मतलब हम सब, हमारे देश में विद्रोह हो जाए और हम सब लड़ मर के खत्म हो जाए। दूसरा ये देखा गया है कि आप लोग देखिए, आप चाइना का आप सुनते ही हैं, डीप सीक आ गया, ठीक है, उधर वेस्ट अपना प्रोग्रेस किए जा रहा है, और यहाँ इंडिया के यूथ को यहाँ के लोग टेम्पल्स में फंसा के रखते हैं, रिलीजन में फंसा के रखते हैं, ठीक है, कि अपने रिलीजन पे गर्व करो, अपने कल्चर पे गर्व करो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, पर आपको क्या लगता है जो यूथ मंदिर मंदिर करेगा, वो क्या टेक्निक, वो इनोवेशन ला पाएगा? कुछ कुछ उसके दिमाग में इनोवेशन आएगा? आपको लगता है अगर आप ऐसे देखिए, यूथ को फंसा के रखेंगे तो? नहीं देखिए, अगर जो व्यक्ति कह रहा है ना कि यूथ को टेम्पल में फंसा के रख रखा है या मंदिर मंदिर और धर्म में फंसा के रख रखा है, तो यार हम तो मतलब मुश्किल से एक व्यक्ति दिन में एक बार ही टेम्पल जाता होगा या दो बार ही टेम्पल जाता होगा, या कोई व्यक्ति हफ्ते में एक बार ही टेम्पल जाता होगा, तो हम तो उसे भी बुरा नहीं मानते जो कहता है कि भाई नास्तिक है। उदयनिधि जब कह देता है कि भाई सनातन तो डेंगू मलेरिया है और क्या क्या बयान दिए और कन्हैया लाल की अभी गर्दन काट दी, तो हम तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं। बल्कि और टेम्पल में फंसाने रखने वाली क्या बात है? अगर आप अरबिंदो को पढ़ेंगे तो वो लिखते हैं, इतने गजब के व्यक्तित्व थे वो उनका, कि वो लिखते हैं कि भारत की जो शक्ति है ना, वो सनातन के साथ ही उदय होगी, और जैसे जैसे सनातन घटेगा वैसे वैसे भारत की शक्ति भी घटेगी। आप सोच लीजिए कि अभी हमारा जैसे गोल्डन टाइम चल रहा है, अभी हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, यूपीए की 2013 में 12 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज हम 2025 में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और जितने भी बड़े के नहीं नहीं, वर्ल्ड के ये जीडीपी पर प्रोफेशनल कैपिटा इकोनॉमिक, क्या है? जीडीपी पर हाँ, कैपिटा पता है जीडीपी, आपको? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आप जो ये जो कह रहे हो कि रिलीजन वाला जो कर रहे हो, मैं पहले रिलीजन वाला दे दूं आपका जवाब। रिलीजन में फंसा के रख रहे हो तो देखो, टेम्पल की हमारे देश की इकोनॉमी कितनी है, 3.5 लाख करोड़ रुपए। हमारे पूरे देश के जितने भी टेम्पल रेवेन्यू जनरेट होते हैं ना, जो सरकार के पास रेवेन्यू जाता है, वो 3.5 लाख करोड़ रुपए है। और जो कम्युनिस्ट तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई रिलीजन तो एक अफीम है और बीजेपी आरएसएस वाले तो हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हैं, लेकिन वही कम्युनिस्ट टेम्पल्स को कंट्रोल करते हैं तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, और उसका लगभग लगभग 60,000 करोड़ रुपए, जितने वो लोकल टेम्पल्स हैं वहां के, उनको कंट्रोल करते हैं। तो वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 60,000 करोड़ रुपए लगभग लगभग होता है। टीआर रमेश के आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। तो ये लोग जो कहते हैं धर्म अफीम है और कम्युनिस्ट हैं, ये लोग वो कंट्रोल करते हैं हमारे टेम्पल। और सरकार को जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 3.5 लाख 4 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट होता है। और आज जितने भी विपक्षी नेता जो कह रहे हैं कि कुंभ में भगदड़ हो रही है और कुंभ ऐसा है, कुंभ वैसा है, कुंभ में जाने से बेरोजगारी मिट जाएगी, कुंभ में जाने से ये फला हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुंभ में योगी सरकार या स्टेट गवर्नमेंट कुंभ कराती है, कुंभ ऑर्गेनाइज कराती है, तो उसमें कितना खर्चा होता है? उसमें होता है लगभग लगभग 5 से 6 हजार करोड़ रुपए खर्च, जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। और कुंभ से आपको पता है रेवेन्यू कितना जनरेट होता है? ये तो महाकुंभ है जो कुंभ की बात कर रहा हूँ। कुंभ तो आ गया 12 साल में, और महाकुंभ आ गया 144 साल बाद, 12 कुंभ के बाद महाकुंभ। तो कुंभ का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो लगभग लगभग 2 लाख करोड़ रुपए होता है। और ये सारा पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास। और फिर यही लोग हमें कह देते हैं कि भाई तुम तो धर्म में लगे हुए हो, टेम्पल में लगे हो। टेम्पल के इर्द गिर्द ही हमारी सारी इकोनॉमी घूमती है। जहां अभी हमने राम मंदिर बना तो वहां अयोध्या के रेट बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? राम मंदिर की वजह से। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग 12 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, पिछले बन चुके हैं उसमें से 8-9, तो 2-3 और बन रहे हैं, उनका इनॉग्रेशन होगा। तो आप सोचिए, जहां मंदिर आता है ना, जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है, जहां लक्ष्मी है वहां विकास है, वहां डेवलपमेंट है। पूरी इकोनॉमी हमारे मंदिर के आसपास घूमती है। फिर हमें हमें हमारे ही देश में मतलब 1200, ये आप सोचिए राम मंदिर हमने कब लिया। और कल ही शाम को एक रिपोर्ट आई है एएसआई की, जो संभल में मस्जिद थी, तो एएसआई ने रिपोर्ट सबमिट करी है कोर्ट में कि हाँ भाई, यहाँ जो तहखाने में जो मूर्तियां मिली है ना, ये लगभग लगभग 2000 साल पुरानी है। और यहाँ मस्जिद बनने से पहले एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट मंदिर हुआ करता था, हिंदुओं का आस्था का केंद्र हुआ करता था। ये एएसआई की रिपोर्ट है।
और जो एएसआई के वो थे हैं प्रेसिडेंट मोहम्मद साहब, के मोहम्मद, ऐसा मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो वो खुद कहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज को, हिंदुओं को ये 3 मंदिर तो दे ही देने चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं के हैं। आप सोचिए, फिर हमें ही कह दिया जाता है कि भाई तुम मंदिर जाने में दिक्कत है और मंदिर रोजगार देगा, मंदिर, ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी ने तो नालंदा भी बनाई और राम मंदिर भी बनाया। भाई जो लोग आए जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, गुरुकुल तोड़े, तो फिर ये मतलब 1200 सालों तक तो यही हो गया ना कि ये कल्चरल जेनोसाइड नहीं हुआ हमारा, कि एक देश की संस्कृति सभ्यता को आप तबाह करके रख दो, आप नष्ट करके रख दो। ये मानो ही ना कि भाई ये इनका था आस्था का केंद्र और ये सब था। और मुस्लिम समाज को भी ना ये पता है कि ये था। और राम मंदिर हम 70s में 80s में ही जीत जाते केस, अंग्रेजों के टाइम से भी, जब से केस चल रहा था, या 53 से जब चलना शुरू हुआ। लेकिन क्या हुआ कि ये जो जेएनयू के हिस्टोरियंस थे ना, कुछ जेएनयू के थे, कुछ बाहर के थे, जितने भी ये वामपंथी इतिहासकार थे, रोमिला थापर, इसमें से कुछ जिंदा है, कुछ 72 हूरों को प्यारे हो गए। जैसे डीएन झा चले गए। डीएन झा ने हमारा इतिहास लिखा है, जो कह रहा है कि ब्राह्मणों ने नालंदा जलाई और वैदिक एज में गौ मांस खाते थे। डीएन झा कौन सी पार्टी से थे? सीपीआई से थे। जब उनका निधन हुआ ना, तो उनकी डेड बॉडी पे सीपीआई का झंडा उड़ाया गया था उनके सम्मान में। तो फिर आप ऐसे लोगों को अगर आप कहोगे कि ये अनबायस्ड हिस्टोरियन है, ये न्यूट्रल हिस्टोरियन है, तो ये तो सच नहीं है। डीएन झा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, मोहम्मद हबीब, हरबंश मुखिया, एस विपिन चंद्र, ये जितने भी लोग थे, जितने भी इन लोगों ने हमारा देश का इतिहास लिखा, डिस्टॉर्ट किया, तो इनका सबका यही था। ये भड़काते थे लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को भेजते थे केस लड़ने राम मंदिर वाला, राम जन्मभूमि वाला। और ना तो इनको खुद को संस्कृत आती थी, खुद को वो कोई भाषा आती थी, इनको पता था हम हारेंगे, तो ये खुद नहीं जाते थे, अपने स्टूडेंट्स को भेजते थे अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कोर्ट में कि जाओ और ये फैक्ट रखना। इस वजह से मुस्लिम समाज में क्या हो गया ना कि आक्रोश पैदा हो गया। इन्होंने मुसलमानों को जा जाके पैसे दिए, मुस्लिम समाज के जो प्रोमिनेंट लोग थे उस समय के, कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये मंदिर मत छोड़ो, ये तो आप ही की मस्जिद है। मुगलों का इतिहासकार खुद खुद लिखता है कि भाई अकबरनामा, बाबरनामा में खुद लिखा है कि भाई ये औरंगजेब ने इस डेट को ये मथुरा का मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। ये सब उनके इतिहासकारों ने लिखा है। उनके इतिहासकार, मुगलों के इतिहासकार वही लिखते थे जो ऑथेंटिक चीज होती थी कि हाँ भाई कि ये हमने करा है, वो छुपाते नहीं थे। वो उन्होंने खुद लिखा है कि हाँ भाई शाहजहां ने अपनी बेटियों का जहानारा रोशनारा, शाहजहां की 2 बेटियां थी, शाहजहां ने उनसे शादी करी, उनका जबरदस्ती मैरिटल करा। ये उनके इतिहासकारों ने लिखा है। लेकिन जो हमारे यहाँ के वामपंथी इतिहासकार हैं, उनको सिर्फ इस वजह से कि ब्राह्मणों से वो करा दो, नफरत करा दो, क्योंकि ब्राह्मण ही हिंदुत्व का ब्रेन है। ब्राह्मण आर लाइक ब्रेन ऑफ हिंदुइज्म। तो अगर आप ब्रेन को ही खत्म कर दोगे तो पूरा स्ट्रक्चर जो है, समाज को जागृत कौन करेगा, वेद पाठ कौन करेगा, मंत्र का उच्चारण कौन करेगा, मंदिरों में पुजारी की सेवा। आप महाभारत पढ़िए, ऋग्वेद में सबसे कठिन काम ब्राह्मण को दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या है ना, अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग अपने 5 टाइम पढ़ते हैं, सारा फॉलो करते हैं। अगर वो सड़क पे भी बैठ के नमाज पढ़ेगा, टैक्स आप दे रहे हो, कोई सड़क पे एम्बुलेंस जा रही है, उसे रुकना पड़ेगा। फ्राइडे को तो मुलायम सिंह जी ने छुट्टी वही करा दी थी कि जुम्मे की उस टाइम में छुट्टी रहेगी क्योंकि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाएगी। हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम रेड लाइट पे भी रुक रहे हैं, हम अपनी लाइन में भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी ही स्टेट की ही गवर्नमेंट की सरकारी जमीन पे कब्जा हो जाता है, बीच सड़क पे ही मजार बना दी जाती है। ऐसा कौन सा बाबा था, कहाँ से आया बाबा जो बीच सड़क पे आके मर गया? और हर बाबा बीच सड़क पे ही क्यों आके मरता है, इनका पीर बाबा? आप सोचिए, रेलवे स्टेशन पे आपने भी कहीं कहीं जगह देखी होंगी, आपको वीडियोस में भी पता होगा कि यहाँ यहाँ बीच बीच सड़क पे मजारे हैं जिनको डिमोलिश करा जाना चाहिए। और रही बात बुलडोजर की, क्योंकि भारत में क्या है ना, लोग ऐसे ही हैं। अभी आप कुंभ में भी देखेंगे, मैं भी पर्सनली कुंभ में गया, 10 दिन वहां रहा। वहां अधिकतर हिंदू ही थे जितने भी, क्योंकि अब मेरे को तो नहीं पता कि भाई कौन किस जाति का है, लेकिन मैं डुबकी लगा रहा हूँ उसके साथ। तो कहाँ है, यही तो सनातन की खूबसूरती है। कौन किस जाति का है भाई, 35 से 40 करोड़ लोग कुंभ में आके डुबकी लगा गए, नहा गए।
तो कौन देख रहा है कि किसकी जाति है, कौन किस जाति से है, कौन किस जाति से नफरत कर रहा है, लेकिन हमारे दिमागों में ये भर दिया गया। तो ये चीज है, इस नफरत को कम करना है। और जब से ये सरकार बनी है, हालांकि भारत सरकार ने भी कुछ इतिहास को ठीक करने के लिए और कुछ नहीं करा, लेकिन हमारा एक इकोसिस्टम जो था शुरू से, जो थोड़ा मजबूत हो गया, जो हमें हमारे लोग आगे आने लग गए, उन्हें भी मौका मिलने लगा। क्योंकि जितने भी ये वामपंथी थे, इन्होंने मीडिया हाईजैक कर रखी थी। टीका लगाने वाले को तो कॉमनल बोल देते हैं, लेकिन जो नमाज पढ़ रहा है, जो सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है, जो 5 टाइम पढ़ रहा है, लाउड स्पीकर पे कर रहा है, अगर उसका लाउड स्पीकर बंद हो जाए, अरे तो भाई अगर आपका इल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि मेरा अल्लाह सबसे महान है, अरे तो ठीक है ना भाई, है आपका महान, तो आप अपने घर में बोलो ना महान है। अब आप हिंदुओं के घरों की तरफ चारों तरफ लाउड स्पीकर, 2-2 किलोमीटर के रेडियस में लाउड स्पीकर लगा के और नमाज पढ़ के सुनाओ जबरदस्ती, तो फिर ये क्या मतलब है? आप लोगों को सुना रहे हो कि भाई मेरा अल्लाह महान है, तो आप मानो ना, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन आप लोगों को क्यों सुना रहे हो जबरदस्ती तेज लाउड स्पीकर लगा के? तो इससे तो आप दूसरे के भगवान का अनादर कर रहे हो। आप सिखों के 10 गुरुओं का अपमान कर रहे हो, जैनों के तीर्थंकरों का अपमान कर रहे हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो। तो हिंदू तो नहीं कहता कि भाई मेरा हनुमान जी बेस्ट है, मेरे राम जी बेस्ट हैं और कोई तो है ही नहीं। हिंदू तो कह रहा है कि भाई जियो और जीने दो। ये चीज है। अगर हिंदू क्रूर होता, हिंदुओं को रहने नहीं दिया जा रहा, मुसलमानों को रहने दिया जा रहा है, तो फिर तो सनातन बोर्ड होना चाहिए था ना हमारे देश में। वक्फ बोर्ड क्यों है? और आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं, कि वक्फ बोर्ड तो है हमारे देश में, इसकी वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है, ये तो 2008 और 7 का डाटा है कि डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। और जितने भी कर्मचारी हैं ऊपर से नीचे तक वक्फ में, उन्हें अभी भी, जब तक वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया जाता, तब तक जितने भी लोग हैं वक्फ बोर्ड में, उनको भारत सरकार अपने हमारे टैक्स पेयर के पैसों से उनको वो दे रही है सैलरी। ऊपर से नीचे तक जितने भी वर्कर वक्फ बोर्ड में काम करते हैं, उनको सैलरी भारत सरकार देती है, और वो ही जमीनों पे कब्जा करते हैं। अभी आपने न्यूज सुनी होगी कुंभ के टाइम पे, कि कुंभ जब शुरू होने वाला था, कि कुंभ की जमीन तो वक्फ की है। अब आप सोचिए, जब हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करा, हिंदुओं ने तो किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करा कि भाई ये वो है। हम तो तथ्यों के तौर पर हम कोर्ट जा रहे हैं, हम कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं, एएसआई रिपोर्ट सबमिट कर रहा है। तो इसमें क्या गलती है भाई? दोनों पक्षों को बोलने का मौका होना चाहिए ना, दोनों पक्षों के पास इक्वल वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। आपके पास फैक्ट्स थे, आप भी कोर्ट में गए, हम भी कोर्ट में गए, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया स्वीकार करा, कोर्ट का ही तो फैसला हुआ ना। ये चीज है बस। लेकिन उसको ये दिखा दिया जाता है कि भाई ये तो मंदिर में है, मस्जिद में है, ये इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, ये कैसे होगा, और यूथ को तो धर्म में फंसा रखा है, तो कैसे चलेगा? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं कि जब कश्मीर फाइल आई थी, तब पता चला था, जब लोगों को कश्मीर में क्या हुआ था हिंदुओं के साथ, तब बहुत बुरा लगा था, रोए थे बहुत लोग, दुख हुआ था, हिस्ट्री नहीं पता थी। तो अभी आपकी आंखों के नीचे ये जो मणिपुर में जो हो रहा है, उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मणिपुर में कोई इग्नोर नहीं कर रहे। मणिपुर में अभी आज ही न्यूज आई है कि वहां के सीएम ने, एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वो सुबह गृह मंत्री अमित शाह से मिले पहले, उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो लेकिन जो लोग मैं आपको मणिपुर टोकना में, चाहूंगा कि रिजाइन जब हाँ किया हाँ जा रहा है, क्योंकि ये विपक्ष उठा रहा है सवाल कि रिजाइन इसलिए हाँ किया हाँ गया है क्योंकि अब सबूत मिल रहे हैं उनको, अब पकड़े जाने जी। वाले हैं वो, इसी कारण उन्होंने डर के मारे रिजाइन करवाया है उनसे। देखिए, विपक्ष की वजह से एन बीरेन सिंह ने रिजाइन नहीं करा है। रिजाइन उन्होंने इसलिए करा है क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में वहां, अब जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह थे पंजाब में, उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि जब मोदी जी का काफिले को रोका गया पंजाब में, आपको याद होगी वो वाली न्यूज, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। और जब, क्या कहते हैं, ये पंजाब के ही थे, वो तो कांग्रेस ही थे, कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने रिजाइन कर दिया जब सिद्धू मूसेवाला और वो सब हुआ। अब तो वो न्यूज में भी नहीं है, वो भी न्यूज इनके इकोसिस्टम ने नहीं चलाई। जो मणिपुर में हुआ, जो घटना हुई कि वहां नग्न करके घुमाया गया उस महिला को, वैसी ही सेम घटना कूच बिहार में, बंगाल में हुई। वो बीजेपी की नेता थी, उनका नाम था रोशनारा खातून, और वो एक मुस्लिम महिला थी जिसको बंगाल के कूच बिहार में घुमाया गया नग्न करके।
रोशनारा खातून उनका नाम था, आर्टिकल भी छपा था, हमने भी वीडियो बनाई थी उस पे। उन सिर्फ वो इसलिए कि वो बीजेपी की नेता थी, इसलिए इनके लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने कुछ भी आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि वो बंगाल था और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी और वो गैर बीजेपी शासित प्रदेश है। मणिपुर में ये जो हुआ, सारी घटनाएं जो हो रही है, एक्चुअली मणिपुर की जड़ की जो प्रॉब्लम है वो हम उस पर बात करते हैं। देखिए, बीच में घाटी है, 3 लोग समुदाय रहते हैं वहां, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट आप सोच लीजिए कि 93% अब क्रिश्चियन डोमिनेटेड हो चुका है। तो मैतई जो समाज है मणिपुर में वो हिंदू समाज है, और कुकी और नागा जो समाज है वो क्रिश्चियन समाज है। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो बर्मा से सारे हथियार आते हैं, बर्मा से, क्योंकि अभी भी आपने गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना होगा, अभी जब वो लास्ट टाइम आज तक पे या जिस भी चैनल पर आए थे लोकसभा चुनाव के, अभी मतलब लगभग 40-45 दिन पहले, सारे जो बड़े नेता थे वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो सब इंटरव्यू दे रहे थे बड़े बड़े चैनल्स में चुनाव से पहले। तो उन्होंने यही बोला था कि भाई जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट वाला बॉर्डर है अभी भी यहाँ पे, क्योंकि चाइना की वजह से और इतना कन्फ्लिक्ट है, पहले तो थी नहीं, क्योंकि कांग्रेस का तो यही था कि भाई आर्मी डिसबैंड कर देनी चाहिए, और ये सब जो राहुल गांधी एमओयू साइन कर रहे थे राजीव गांधी फाउंडेशन और चाइना के साथ, जो चाइना फंड कर रहा था उन्हें, तो अभी भी हमारे बॉर्डर की है ना प्रॉपर फेंसिंग नहीं हुई है, कुछ जगह है। तो बर्मा से है ना ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या आ रहे हैं, है ना, रोहिंग्या और ये सब। तो ये आते हैं पैसे लेके, और ये सारा धीरे धीरे कम हो रहा है। एक मेरे जानकार हैं, डीआईजी हैं, वो उनकी पोस्टिंग हुई हुई है बंगाल के सिलीगुड़ी में। तो वो डिपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेशियों को बंगाल में ढूंढ के, और पूरा कूच, मतलब वो कूच जो है सिलीगुड़ी, वो एकदम चिकन नेक कॉरिडोर के पास है। तो वहां अब जो मणिपुर की ये जो सुविधा है, ये जो इतना विद्रोह हो गया ना समाज में, वो इस कारण हुआ क्योंकि कुकी और नागा क्रिश्चियन है, और वहां से जो रोहिंग्या आ रहे हैं और वो यहाँ बसे जा रहे हैं और कुकी नागा से शादी कर रहे हैं, या लड़का आ रहा है तो वो लड़की से शादी कर रहा है, और लड़की आ रही है वहां से तो वो ऐसे शादी कर रहे हैं, और वो क्रिश्चियन बन के यहीं बसे जा रहे हैं, जो मैतई समाज है, वहां का मूल समाज है। तो उनको क्या कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ के यहाँ यहाँ हम है, यहाँ मेजोरिटी में हम है, अब जो मैतई समाज है वो माइनॉरिटी में हो गया है, और जो कुकी और नागा है उन्हें क्रिश्चियन है वो उन्हें एससी एसटी के चलते तहत उन्हें आरक्षण दिया जाता है। आप सोचिए, जो हिंदू समाज है मैतई समाज, वहां पे मैतई भी ये जो जंगलों में रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी हो गई हमारी, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। जो क्रिश्चियन है, जो बाहर से आए हैं, जो शादी कर रहे हैं, जो घुसपैठ कर रहे हैं हमारे देश में, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है एससी एसटी के तहत, क्योंकि वो भी एक तरीके से ट्राइबल ही हो गए, जंगलों में ही रहते हैं वहां, घाटी में, जंगल में, घाटी के इस पार, नदी के उस पार। तो वहां जब वहां के जो मैतई के समाज है, जो माइनॉरिटी में हो गए धीरे धीरे, उन्हें पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा वहां। तो फिर ऐसे दोनों तरफ से विद्रोह हो गया, दोनों ने एक दूसरे को मारा, दोनों ने एक दूसरों की महिलाओं का हुआ, और ये सब चीजें हो गई, पूरा विद्रोह हो गया ना, तो पूरा तंत्र। जब ये हो बड़े रहा बड़े था तब मंत्रियों का। ये पिछले कुशागर कहने का मतलब ये है, हाँ ये हाँ। कोई डिनाई नहीं कर रहा कि ये सब कुछ हुआ नहीं है, सबको पता है क्या हो रहा है वहां पे। पर ये 2 साल जी। से क्यों चल रहा है, पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर क्यों फेल हो गया है, क्यों वहां पे अब जाके सीएम ने रिजाइन किया, इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं ना, सीएम का भी कि तो आप ये घर रोक जला क्यों नहीं ना। पाए। कैसे रोक लोगे? कैसे रोक लोगे कि जब इतने करोड़ों में लोग, अभी मान लो यार, मैं अपने घरों से भीड़ निकल जाए, संभल की सारी भीड़ जो मस्जिद एएसआई की है, वो उसे एएसआई टीम नहीं दे पा रही, वहां पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। जब समाज है, जो समाज का लोकल आदमी है, वो जब पूरा ही बाहर निकल के आ जाएगा भीड़ में, तो कैसे पुलिस रोक लेगी? वहां तो आर्मी लगानी पड़ेगी, और आर्मी तो अंदर आ नहीं सकती भाई। कश्मीर में जो हुआ, क्या वो कश्मीर की आर्मी को नहीं पता कि जो बॉर्डर पे वहीं खड़े थे उससे ही 50 किलोमीटर दूर ऐसा हो रहा है कश्मीरी हिंदुओं के साथ? तो उस सोल्जर को नहीं पता था कि कश्मीर में क्या हो रहा है? उसका तो काम है कि भाई बॉर्डर पे खड़े रहना, वो तो बॉर्डर के लिए है, अंदर तो आपको स्टेट को देखना पड़ेगा। वही तो कह रहे हैं कि भाई डेमोग्राफी बदलेगी तो आपके देश का भाग्य बदलेगा। डेमोग्राफी सब कुछ है, डेमोग्राफी ही आपकी डेस्टिनी है। तमिलनाडु में भी ऐसा ही हो रहा है, जैसे ही मेजोरिटी में आ जाते हैं, जैसे ही, ये इसलिए ही तो है दारुल अरब दारुल इस्लाम, ये सारा कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, जैसे ही मेजोरिटी में आते हैं तभी तो विद्रोह करना है। शर्जील इमाम कल का लड़का दिल्ली में खड़े होकर दंगों से पहले ये कह रहा है कि भाई हम चिकन नेक कॉरिडोर काट देंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट काट देंगे। क्यों काट देंगे भाई? कौन फंड कर रहा है? चाइना नहीं चाह रही क्या? आए दिन चाइना
यही एक सिंपल है, गीता में भी यही लिखा है भाई, जब दुष्ट शक्तियां सक्रिय हों तो नैतिकता की बात करना कायरता है। जो जिस भाषा में है उसको उसी भाषा में जवाब दो। तो अब सौभाग्य से हमारे देश में थोड़ी स्ट्रांग सरकार है, जो एस जयशंकर हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, पूरा चाइना को भारत के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, चाइना को भी जवाब देते हैं, अमेरिका को भी देते हैं, रशिया को भी देते हैं। जो भारत के हित में है वो हम करेंगे ना, तो धीरे धीरे चीजें सॉल्व होनी चाहिए। ऐसे चीजें होंगी जब, अगर भाई समाज के बदलने से सत्ता बदलती है, सत्ता सत्ता बदलने से समाज बदल जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भाई अब आंदोलन चल रहा था सीए एनआरसी का, उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए शाहीन बाग में, वहां क्या पुलिस ने कंट्रोल कर पाई क्या? वहां तो सीआरपीएफ भी लगा दी, एनडीआरएफ भी लगा दी। वहां जब भी वो लोग दंगा फसाद करते थे और जैसे ही आर्मी आती थी काउंटर करने के लिए, तो वो अपनी महिलाओं को आगे कर लेते थे। तो आर्मी क्या कर लेगी, पुलिस वाले क्या कर लेंगे? आप सोचिए ना। और उनको कहाँ से फंडिंग हो रही थी, 500-500 रुपए दे दे के कि भाई आप बैठ जाओ। जब भीड़ निकलती है ना सर, तो कुछ नहीं हो पाता। आप अभी भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना और लगा भी देना, आप अपने एडिटिंग जब करो। जब पालघर में साधुओं की हत्या करी गई ना, तो वो साधु पीछे पुलिस वाले के लिए ही पीछे छुप रहा था, लेकिन जो 40-50 लोगों की भीड़ थी, उन उन भीड़ के हाथ में डंडा था, पत्थर था, और वो जब साधुओं को मार रहे थे तो पुलिस वाला सबसे पहले अपनी जान बचा के भागा। मैं वही कह रहा हूँ, जो पुलिस वाला, जो बीट ऑफिसर, आप अपना घर बनाओ, आपको अपने घर में खिड़की भी बनानी होगी ना, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आपने परमिशन नहीं ली तो पुलिस वाला आएगा, आपसे रिश्वत लेगा और चले जाएगा। तो ये तो हमारे देश में हालत है। जो स्टेट है, जो हमें सेफ नहीं रख पा रही, तो हम टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं? जो पुलिस वाला आ रहा है आपसे रिश्वत लेके जा रहा है, अगर आप अपने घर में खिड़की नहीं बना सकते, दूसरा बंदा तो सरकारी जमीन पे, लुटियंस दिल्ली में 10-10 जगह मैं आपको मजार दिखा दूंगा। कि जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई भारत में बहुत हिंदू मुस्लिम हो रहा है या बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई आपको पता है कि 32% मुस्लिम्स को, सॉरी 36% मुस्लिम्स को पीएम आवास योजना के तहत घर मिले हैं पूरे देश में। जहां जहां रामपुर में भी मिले, लेकिन वहां एक भी वोट नहीं मिला मुस्लिम्स का, लेकिन घर उन्हें मिले। और 32% मुस्लिम्स को पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन मिला है। और आपको मैं बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि भाई हिंदू मुसलमान और ये सब, बीजेपी ने शादी शगुन स्कीम चला रखी है एक, जो हर मुस्लिम महिला को, हर मुस्लिम लड़की जो ग्रेजुएट हो जाती है अपनी निकाह से पहले, अपनी शादी करने से पहले, अगर वो ग्रेजुएट हो जा रही है पढ़ लिख के, तो बीजेपी मतलब मोदी सरकार उसे 51,000 रुपए महीना देगी। ओ 51,000 रुपए वो देगी, क्या कहते हैं, रिवॉर्ड। ये योजना है मोदी सरकार की, शादी शगुन स्कीम चली हुई है। जो भी मुस्लिम लड़की अपनी निकाह से पहले ग्रेजुएट हो जाती है, तो उसे भारत सरकार, मोदी सरकार 51,000 रुपए देगी। तो मुसलमानों को इतना सशक्त कर रही है भाजपा, तो ऐसी तो कोई योजना हिंदुओं के लिए चलाई नहीं। तो फिर तो फिर नफरत मैं कहाँ वही से आ कह रही रहा है? हूँ कि जब लोग, तो ये नफरत नफरत कहाँ से कहाँ आ आ रही रही है? है? नफरत तो देखिए, नफरत तो वामपंथियों का क्या है कि उन्हें नफरत, उनको तो यही करना है, उनको तो मोदी का विरोध ही करना है, चाहे वो हंस के करें चाहे वो खेल के करें। अभी केजरीवाल, अभी दिल्ली के इलेक्शन हुए हैं, रिजल्ट आया कल। अब केजरीवाल जी हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, तो ईवीएम हैक है। लेकिन आतिशी जीत गई तो ईवीएम हैक नहीं है। जहां इनकी सरकार बन गई वहां सही हुआ है। जब ये अभी लोकसभा चुनाव में 99 पे आ गए, बीजेपी 240 पे आ गई, तो न्याय की जीत हो गई। लेकिन वहीं अगर बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम हैक हो गई। अगर ईवीएम हैक होती तो बीजेपी अयोध्या हारती क्या? आप खुद सोचिए। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि भाई जिसे लग रहा है ईवीएम हैक हो रही है, तो वो आए हमारे पास प्रूफ लेके। हर राजनीतिक पार्टी को बकायदा चिट्ठी लेकर भेजी है, हर राजनीतिक पार्टी और उसका जो भी प्रेसिडेंट है, चीफ है, तो कोई भी नहीं गया। ना अरविंद केजरीवाल गए, ना राहुल गांधी गए, कोई भी नहीं नहीं, गया। फिर आप ये बताओ, जो ध्रुव राठी और रवीश कुमार और आकाश बनर्जी ऐसे जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जब वो हाँ जो इल्जाम लगाते हैं जितनी भी चीजों पे कि डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी है, तो क्या गलत बोल हाँ, रहे हैं? अगर डेमोक्रेसी की हत्या हो रही होती तो उनकी वीडियो भारत में चली नहीं रही होती। आप बताओ ना।
अगर डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है तो राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे में एंकर कैसे है? उसकी वाइफ तो सागरिका घोष टीएमसी से राज्यसभा सांसद है। अब बताओ, राजदीप सरदेसाई ने ना एक स्टिंग ऑपरेशन करा था 2007-8 में, ऐसे ही जनवरी और दिसंबर, ये यही वाला महीना था। तो स्टिंग ऑपरेशन करा था लॉर्ड राजदीप सरदेसाई ने, जो इतने निष्पक्ष पत्रकार है हमारे सो कॉल्ड। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस पैसे देके सांसद खरीदी थी, कैश फॉर वोट स्कैम हो रहा था, तो राजदीप जी के कैमरे में वो सब स्टिंग ऑपरेशन रिकॉर्ड हो गया। राजदीप जी ने क्या करा कि वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं चलाया क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ था, और 3 महीने बाद कांग्रेस से पद्मश्री ले लिया। अब इसको आप क्या न्यूट्रल कहोगे? तो यही चीज है। अब रवीश कुमार को यही लगा कि भाई अडानी ने कोई खरीदा एनडीटीवी, एनडीटीवी घाटे में चल रहा था। प्रणव रॉय ने, राधिका रॉय जो मालिक हैं उसके, उन्होंने पैसा लिया था अंबानी से 10-12 साल पहले, लोन लिया था, वो चुकाया नहीं पाए, तो अडानी ने स्टेक्स कर लिए। और राधिका रॉय, प्रणव रॉय तो यहाँ रहते भी नहीं, बाहर रहते हैं, फॉरेन रहते हैं, तो वहां वो सेटल हो गए अब। लेकिन रवीश कुमार ने नैरेटिव सेट करने के लिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे रखी है। क्यों? रवीश कुमार ने 38 वीडियो बनाई अडानी के खिलाफ, 38, और हिंडनबर्ग भी बंद हो गया, हिंडनबर्ग की भी बैंड बज गई। और रवीश कुमार ने हिंडन नदी पे जा जाके अडानी को डिफेम करने के लिए, फेक न्यूज फैलाने के लिए कि 38 वीडियो बना दी, और एक की भी माफी नहीं मांगी, और ना रवीश कुमार पे कोई केस हुआ। आप सोच रहे हो, जब सुप्रीम कोर्ट, देश का उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सॉरी, वो आपको क्लीन चिट दे रहा है, फिर रवीश कुमार जी अपने यूट्यूब चैनल पे अडानी को डिफेम कर रहे हैं। अडानी ने तो कोई मानहानि का केस नहीं करा। और मैं पूछना चाहता हूं कि रवीश कुमार कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं जो अडानी पे वो सवाल उठा रहे हैं? अडानी हजारों लोगों को, अडानी के शेयर घटे, अडानी को लॉस हुआ, अडानी ने कमबैक करा, अडानी कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। मैंने पिछली बार भी शायद ये पॉइंट बोला था कि 30 से 35 लाख लोगों को जॉब देता है अडानी। कितने लोगों को जॉब दे रहे हैं रवीश कुमार, बताएं जरा। यही चीज है। और जो रवीश कुमार की के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है ना, उसको पता है फंड किसने करा है? उस डॉक्यूमेंट्री बनने के पैसे कहां से आए हैं? फोर्ड फाउंडेशन ने दिए हैं, जो जॉर्ज सोरोस की है। फोर्ड फाउंडेशन ही फंड करता है उसको, जो मैक्सेसे अवार्ड देते हैं। रवीश कुमार को मिला, रवीश कुमार के अगले साल बाद मैक्सेसे अवार्ड दिया था सोनम वांगचुक को, जो बांग्लादेश के वो है, वहां का जो आया है प्रेसिडेंट जो बना है, मैं नाम भूल गया उसका, यूसुफ करके है, ध्यान से नहीं आ रहा है एकदम से, कई बार ऐसे उड़ जाता है दिमाग से। तो उनका बेस्ट फ्रेंड है वो, जो लद्दाख पे प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए थे, आजकल पाकिस्तान घूम रहे हैं, पाकिस्तान पे गए हुए हैं ट्रिप पे, अपनी बिजनेस ट्रिप पे। तो यही चीजें हैं, ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है ना, जो लोगों को एंटी इंडिया, एंटी भारत नैरेटिव चलाते हैं, फिर वो बोल देते हैं कि लोकतंत्र नहीं है। आप सोचिए कि मोदी जी चंद्रचूड़ के यहाँ वहां उनकी गणेश पूजा में चले गए, तो जुडिशरी खत्म हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। लेकिन वही जुडिशरी, वही, जब आपको पता है जो 2009 में राज्यसभा से सांसद भेजा था सोनिया गांधी ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे यहाँ, तो उनको, नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको सोनिया गांधी ने पार्टी में इनवाइट करा, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी, राज्यसभा सांसद रहे, उसके बाद वापस फिर इलेक्शन कमिश्नर बन गए। तो ये चीजें हुई हैं हमारे देश में, तो तब डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होती। तो ये एकदम ही फेक नैरेटिव है। जो ध्रुव राठी इंडिया पे वीडियो बना रहा है ना, उसे जर्मनी पे वीडियो बनानी चाहिए। 2015 में, 16 में क्या हुआ कि 31 दिसंबर की रात को कोलोन एक जगह है, वहां पे मास हुआ, और वो किसने करा? मतलब लगभग 1100 से 1200 लड़कियों का हुआ, वो भी आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे और गूगल पे। 1100 से 1200 लड़कियों का हुआ, और वो पब्लिक में हुआ, और वो करा किसने? जो वहां के जो घुसपैठिए थे उन्होंने करा, जो साइड की इस्लामिक कंट्रीज से आए हुए थे। और उनको पता है वहां के मेयर ने, क्योंकि वहां भी डेमोग्राफी तेजी से बदल रही थी, तो मेयर उन्हीं का था, तो उसी पीसफुल रिलीजन से आता था। तो मेयर ने उन्हें कोर्ट में उनके पक्ष में जवाब देते हुए कहा कि ये सब जितने भी इन्होंने करा ना इन लड़कियों का, तो ये जितने भी लड़के थे
ये मेंटली रिटार्डेड थे, इनमें से आधे से ज्यादा नशे में थे, इसलिए इनकी गलती नहीं है, इन्हें ही नहीं पता था ये क्या कर रहे हैं। अब बताओ इसका जवाब कौन देगा? इस पे तो ध्रुव राठी ने वीडियो नहीं बनाई। अब ध्रुव राठी सवाल करेगा क्योंकि बीजेपी की सरकार बन गई है कि हाँ भाई यमुना साफ क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रहा। जो अरविंद केजरीवाल पहले, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे, जब शीला दीक्षित सत्ता में थी, तो अरविंद केजरीवाल कैग की रिपोर्ट लेते थे कि भाई शीला दीक्षित के इतना का घोटाला हुआ है, इतने हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है, शीला दीक्षित के घर में 7-8 एसी हैं। तो लेकिन आज की डेट में जो शीश महल अरविंद केजरीवाल ने तब बनाया जब दिल्ली की जनता कोविड से मर रही थी, कोविड में त्राहिमाम कर रही थी, ऑक्सीजन नहीं थी लोगों के पास, केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। इसका जवाब कौन देगा? यमुना में पिछले 2017 से 2024 तक यमुना में लगभग 6,800 करोड़ रुपए लग चुके हैं, टैक्स पेयर का पैसा लगा है, यमुना साफ ही नहीं होके दी। तो कौन जवाब लेगा भाई इसका? यमुना की रिपोर्ट पे आप सवाल नहीं पूछ रहे। एयर पॉल्यूशन दिल्ली में इतना है, केजरीवाल क्या कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन के लिए? कुछ नहीं पूछा। आप तो कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे केजरीवाल से, अपने गॉडफादर से। तो बात यही है, फिर बात आ जाती है नैरेटिव की कि आप किससे सवाल पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो। आजकल भी ये जो थोड़ा बहुत हुआ ना, तो ये सब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि जो थोड़ा सा हम जो राइट विंगर्स आए हैं, जिन्हें लोगों ने फैक्ट बताया, सच बताया, जिनको लोगों ने सपोर्ट करा। अरे भाई इस देश की 76 या 70 इतने राज्यों में सरकार है, बीजेपी जीत रही है, उसके कैंडिडेट जीत रहे हैं, किस लिए कैसे जीत रहे हैं भाई? वोट दे रहे हैं ना लोग, लोगों ने चुना है, लोगों को जो सच लग रहा है, जो जनादेश है वो है भाई। कल परसों ट्वीट किया जब सुबह रिजल्ट आना शुरू हो गया था, लगभग 10:30-11 बजे, कि आपस में और लड़ो। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ते ना, गठबंधन कर लेते ना दिल्ली में, तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती। 10 से 14 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी 1500 के वोटों से, 2000 के वोटों से जीती है, और वहां कांग्रेस ने 4-4, 5-5 हजार वोट काट लिए। केजरीवाल भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो प्रवेश वर्मा ने उन्हें हराया है, तो वो 4,000 वोट से ही हारे हैं लगभग अरविंद केजरीवाल। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता तो शायद बीजेपी नहीं जीत पाती दिल्ली में, फिर से इन्हीं की सरकार बनती। लेकिन जो केजरीवाल मतलब शुरू ही कांग्रेस के खिलाफ हुए थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। तो यही चीजें हैं। फिर आप कहते हो कि कांग्रेस तो बीजेपी की बी पार्टी है, तो ये सब चीजें चलती नहीं है। आप जाएं, आप कह रहे हैं कि भाई ये नहीं, यहाँ तो यही था काशी विश्वनाथ में। आप सोचिए कि जो बच्चा जा रहा होगा वहां दर्शन करने, वो अपने माता पिता से पूछ रहा होगा, देखिए ये मंदिर की दीवार, आप खुद देख लीजिए, अंधा भी मतलब देख के एक छोटे बच्चे को भी समझ में आएगा कि भाई ये मंदिर की दीवार है, ये तोड़ के ऊपर गुम्बद बना दिया है। अब आपका बच्चा आपसे सवाल करेगा कि ये गुम्बद है, ये मंदिर है, तो आप क्या बोलोगे? और उसको वही झूठ पढ़ाया जा रहा है सालों से कि भाई ये तो इनका मंदिर था ही नहीं। और जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि भारत में ये है वो है, हिंदू नफरत, तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। पहले हम 11th नंबर पे थे यूपीए के टाइम पे। आज हमारा इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है भारत में, जो पूरा एप्पल कंपनी का जो मार्केट चाइना में था, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वो आज भारत में हो रही है। आज हम वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि भारत की जो पॉपुलेशन है ना, वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि हर एक को एम्प्लॉयमेंट देना संभव नहीं है। किसी को एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, किसी को क्योंकि आधे से ज्यादा लोग क्या है कि भाई यूपीएससी करनी है, उन्हें तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, उसमें उनके 4-5 अटेम्प्ट देते हैं, 4-5 साल बेकार हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जब सरकारी में तो इतनी सीट्स है भी नहीं, तो कैसे करोगे? अमेरिका आज इतना पावरफुल क्यों है? अमेरिका में हर चीज में हमसे बेहतर है, इसलिए क्योंकि भाई वहां और एक अडानी अंबानी नहीं है, वहां 10 अडानी अंबानी है। वहां इतनी वेल्थ जनरेट हो रही है, वहां इतने इंजीनियर्स हैं, इतने एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वही हमें बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये मैं मानता हूँ, और ये तो मैं सवाल भी करता हूँ भारत सरकार से, कि उन्होंने हमारी जो शिक्षा पद्धति थी ना, जो तारिक फतेह जो खुद एक मुस्लिम थे, उनका निधन हो गया, वो तो खुद कहते हैं कि भाई भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपना लिखा हुआ इतिहास नहीं पढ़ता,
जिन्होंने इसको गुलाम बनाया, जिन्होंने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने यहाँ के गुरुकुलों को जलाया, जिन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, उन लोगों का लिखा हुआ इतिहास हम पढ़ते हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। तो ये चीज है। अब जो सच है वो सच है, और अगर सत्य की रक्षा करनी है ना, तो वो शक्ति से ही होती है। जब तक आप में शक्ति नहीं होगी, आप में लोगों का समर्थन नहीं होगा कि भाई आप सरकार से सवाल कर सको, तो फिर सरकार भी आपकी कैसे सुनेगी? यही चीज है। और सच सच होता है, झूठ के पैर नहीं होते। सच सच होता है। हम तथ्यों पे बात करते हैं, तर्कों पे बात करते हैं, आ जाए डिबेट कर लें जब मर्जी। आता ही नहीं कोई। जैसे ये अपने रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाते थे ना, जैसे ध्रुव राठी भी वीडियो बनाता है तो आधा सच बताता है, मैनिपुलेट कर देता है लोगों को। यही चीज है। आप कुछ भी बोलो, यूट्यूब पे यही है कि भाई कोई भी कुछ भी बना के डाल रहा है। आप जो यूथ भाई हमें कह रहे हैं ये, अब भी आप देख लीजिए कि आज क्या हुआ। आज भी आप अगर आपने न्यूज देखी होगी तो ये जो समय रहना वाला और ये जो रणवीर अलाहाबादिया वाला इंडिया गॉट लैटेंट में हुआ है, तो मतलब मैं तो देखता नहीं, लेकिन जो भी न्यूज आई और फिर जो वीडियोस देखी तो मैं भी शॉक में था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये हमारी यूथ कहाँ जा रही है। जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी और इतनी गंदी गंदी बातें। और रणवीर अलाहाबादिया, जो हालांकि मैं अलाहाबादिया को उनको इतना सुनता नहीं, लेकिन वो थोड़े बहुत पॉडकास्ट अच्छे करते थे, मैं भी उनका थोड़े बहुत सुनता था, लेकिन मैं एज सच उनका फैन था ऐसा नहीं है। तो वो भी, और भी ये भी लोगों में मिसकंसेप्शन है कि वो इलाहाबादियां हैं तो वो प्रयागराज से कुछ रखते होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। वो मुंबई में ही है, मुंबई से ही कनेक्टेड है। तो ये भी चीज है। लेकिन यूथ को, जब आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, इतने लोग प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो आप समाज को कहाँ लेके जा रहे हो? ये भी तो एक देखने वाली चीज है। इन चीजों को कौन देखेगा, कौन मॉनिटर करेगा? हालांकि उन पे एफआईआर हो चुकी है, उन्होंने एक माफी भी मांगी है वीडियो बना के, और जो भी अब वो जो केस होगा वो लड़ेंगे वो। तो यही चीज है। जब, और मैं, हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी फ्रीबीज दे रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो टैक्स पेयर के पैसों को ऐसे बांट रही है, अभी आप देख लीजिए कि कर्नाटका में क्या हो रहा है। कल परसों मैंने भी डाला था, उठाई थी ये बात कि भाई मेट्रो के प्राइस दिल्ली में 70 रुपए से ज्यादा नहीं है। आपको एक कोने से, एक दिल्ली के कोने से दूसरे दिल्ली तक कोने के जाना है तो 60 रुपए की टिकट है मैक्स टू मैक्स। कर्नाटका में 90-100 तक कर दी, क्योंकि इतनी फ्रीबीज के वादे कर दिए, पूरा ही नहीं कर सकते। लोकसभा में वादा करा था राहुल गांधी ने, 8,500 देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, सब सफाचट चपाचट चपाचट हो गया, कुछ भी पैसे नहीं मिले। और हर पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बीजेपी भी है दिल्ली में, जैसे इन्होंने कह दिया था कि भाई हम 2500 रुपए देंगे, तो ये सही नहीं है। और दिल्ली तो पहले से ही केजरीवाल ने पिछले 27 सालों में कभी भी दिल्ली घाटे में नहीं गई। केजरीवाल ने घाटे में कर दी। 1300 करोड़ रुपए 2-3 महीनों में प्रचार पे, एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिए। जब कोर्ट ने बोला कि RRTS रैपिड रेल मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें आप दो, तो 680 करोड़ रुपए थे ही नहीं केजरीवाल जी की सरकार के पास देने के लिए। तो कौन ये सवाल पूछेगा? क्या ध्रुव राठी ने मणिपुर पे सवाल उठाया, ध्रुव राठी, रवीश कुमार ने, ये संदेश खाली पे क्यों चुप हो जाते हैं? जब संदेश खाली पे ममता बनर्जी का गुंडा TMC का, जब वो 100 से ज्यादा दलित महिलाओं का रेप कर रहा है, उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, वो बेचारी डर के मारी बाहर नहीं आ पा रही, क्योंकि बंगाल तो हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है। वहां तो लोग डरते हैं। वहां सुबह, मेरा एक दोस्त रहता है बंगाल में, वो तो कहता है कि भाई आप सुबह ममता बनर्जी के खिलाफ बोल दो, आप शाम को ही गायब हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ गए। तो ये चीजें हैं, ये जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम है, जैसे राजदीप सरदेसाई हो गए, ये ध्रुव राठी, रवीश कुमार, ये देशभक्त आकाश बैनर्जी, आरपा खानूम, ये लोग मणिपुर का रोना रोते हैं लेकिन संदेश खाली पे चुप हो जाते हैं। मणिपुर का रोना रोते हैं लेकिन कूच बिहार में जब रोशनारा खातून को नग्न करके घुमाया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी की नेता है, तो क्या वो उनके लिए सवाल नहीं पूछ सकते? ये लोग किस बात के न्यूट्रल और इंटेलेक्चुअल है? और रवीश कुमार तो इतना बड़ा एंकर है, इतना बड़ा न्यूज यूट्यूब चैनल है, NDTV में प्राइम टाइम शो करते थे। इनके भाई ने तो करा था एक लड़की का, वो तो न्यूज इन्होंने दिखाई ही नहीं, केस भी चल रहा है इन पे। तो ब्रिजेश पांडे इनका भाई का नाम है, तो उसकी तो कोई न्यूज नहीं चलाई इन्होंने। तो ऐसे कैसे चलेगा फिर? आप ऐसे कैसे न्यूट्रल हो सकते हो? अभी आप इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जैसे ये ध्रुव राठी है या फिर रवीश कुमार है, अधूरा सच दिखाते हैं। तो ये आप पे भी इल्जाम लगता है कि आपका IT सेल जो होता है बहुत
तरह की मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है स्प्रेड करता है, बहुत फैलाता है, वो भी प्रोपेगेंडा फैलाता है। लेकिन उसको ऑल्ट न्यूज और जुबेर जैसे जो फैक्ट चेकर हैं वो उसको फैक्ट चेक करके उसको उसका पर्दाफाश कर देते हैं। देखिए, तो आपकी तरफ से भी तो आता है ये सब कुछ। नहीं नहीं, क्या है आप बताइए। कोई भी एक भी ऐसा इंसिडेंट जो आया हो और फिर इन्होंने कंप्लेंट मारी हो और करा हो, कुछ भी नहीं है। बल्कि इनफैक्ट जो आपने एक पॉइंट ये रह गया था, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मोहम्मद जुबैर वाला। अभी डासना में जो हुआ, तो ये जो 10,000 भीड़ आ गई थी यति नरसिंहानंद को मारने के लिए, तो नरसिंहानंद ने तो वही लिखा जो नुपुर शर्मा ने बोला था। नुपुर शर्मा ने तो वही कोट करा भाई जो कुरान और हदीस में लिखा था। जो जाकिर नायक, अभी तो बैन लगा हुआ है जाकिर नायक पे हिंदुस्तान में आने से, और तो जब आप जाकिर नायक की वीडियोस देख लेना, वो खुद कहता है कि भाई कुरान में लिखा है कि काफिरों को मारो, इनकी बहन बेटियों का करो, इनके घात में बैठो, इनकी ताक में बैठो, इनको कब्जा कर लो। यही चीज कुरान हदीस में लिखी है, चैप्टर 9 वर्स 5, wherever you find kafir kill them। तो यही चीज नतिन यति नरसिंहानंद ने कोट करी, यही चीज नुपुर शर्मा ने कोट करी। क्या हुआ उनके साथ हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यही बात है कि मोहम्मद जुबैर डॉग विस्लिंग करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी मीडिया ये पूरा खुल के दिखा रही है? मीडिया ने तो बिल्कुल भी खुल के नहीं दिखाया। ये तो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, महादेव की कृपा से हम जैसे लोग आ गए, हम जैसे लोग, हमारा जो राइट विंग है, जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा उठ गया, हम सवाल करने की क्षमता में आ गए हैं। तो बस यही है। बांग्लादेश में इस्कॉन के मंदिरों ने, जिन्होंने बिना भेदभाव करते हुए मुस्लिम्स को खिलाया, उनको भी, उनके भी मंदिर लूट लिए और उनको भी जेल में डाल दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के घर में घुस गए ये जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता, उनके अंडर गारमेंट्स हवा में लहरा रहे हैं। तो क्या वो स्टूडेंट्स हैं क्या? रवीश कुमार तो उन्हें ये बता रहे अपने चैनल पे कि उन्हें आजादी मिल गई है, और शेख हसीना तो डिक्टेटर है। अरे कौन सा डिक्टेटर यार अपना ही देश छोड़ के भाग जाता है? ऐसे डिक्टेटर पे तो थू होना चाहिए जो अपना ही देश छोड़ के भाग रहा है। डिक्टेटर के रहते देश में विद्रोह हो रहा है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? डिक्टेटर अपनी जान बचानी भारी पड़ गई डिक्टेटर को, देश में, पड़ोसी देश में आके छुप के बैठा हुआ है। तो वही चीज है, ये सब जो फैला देते हैं ना कि भाई, और सबको पता है, न्यूज आ रही है, आपने वीडियोस देखी होंगी, मंदिरों को जलाया जा रहा है बांग्लादेश में। कितनी इतनी पॉपुलेशन थी और आज 7% बचे हैं बस, कहाँ चले गए बाकी पॉपुलेशन वाले? और मैंने तो पिछली बार भी बताया था कि पूर्णिमा रानी शील थी, जो शेख हसीना की पार्टी की थी, 12 साल की थी, वो पोलिंग एजेंट थी 2001 में। जब सिर्फ वो बीएनपी की पोलिंग एजेंट थी, इसलिए जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता, एक मुस्लिम मॉब आया 40-42 लोगों का, उनके घर में घुसा, उनके पिता का सैलून लूटा, उनको उठा के ले गए साइड वाले पार्क में, उनका 40 से 42 मुस्लिम मॉब ने करा, और वो 17 के 20 के बाद बेहोश हो गई। ये तो बुक मैं कोट कर रहा हूँ, और ये बुक कोई राइट विंगर ने नहीं लिखी है, ये बुक प्रिंट मीडिया, द प्रिंट के ही व्यक्ति ने लिखी है। दीप हालदर उनका नाम है, वो जर्नलिस्ट है। द प्रिंट तो राइट विंग में नहीं आता, लेफ्ट विंग है। उन्होंने खुद बुक लिखी है। क्यों? क्योंकि उनके एक पर्सनल नोन व्यक्ति के साथ हुआ, उन्होंने देखा है। ऐसा ही कुछ कश्मीर में हुआ, 5.5 लाख लोगों को एक रात में भगा दिया गया, हमारे आंखों के सामने हुआ ये सब। दिल्ली दंगों में अभी आप देख लीजिए, ताहिर हुसैन, रिसेंट वाला मामला, ताहिर हुसैन केजरीवाल की पार्टी से काउंसलर था, निगम पार्षद था। उसने आईबी के ऑफिसर को, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर को, अंकित शर्मा आईबी का ऑफिसर था, उसे यहीं, ये जो पीछे नाला है, मुस्तफाबाद होते हुए, सीलमपुर होते हुए, वहां से आ रहा है, आगे गाजीपुर से डायरेक्ट यमुना में जा रहा है, तो उस नाले में अंकित शर्मा को काट के फेंक दिया था दिल्ली दंगों में। क्या ताहिर हुसैन बेल पे घूम रहा है और एमएलए का टिकट दी ओवैसी ने उसे अपनी पार्टी से लड़ने के लिए, और वो 40,000 वोट मिले उसे, 40,000 वोट मिलना। 33 कौन वोट कर रहा है आपको? 33,000। हाँ, मतलब लगभग 33-35। वो हारे ना उतने वोट से, एक तो मार्जिन भी है, तो आप सोचिए, चलो अच्छा, चलो मान लो मैं कह रहा हूँ 25,000 भी वोट मिले, तो 25,000 भीड़ की जो उसे वोट कर रहे हैं वो उसके विचारों से सहमत है। तो मान लो अगर 25 में से 5,000 लोग भी गन लेके, तलवार लेके, ऐसे मार्केट में जो दिख रहा है उसे मार रहे हैं, तो पुलिस क्या कर लेगी? और पुलिस पकड़ भी लेगी, आर्मी आ भी जाएगी, तो फिर वो अपनी महिलाओं को आगे कर देंगे। तो कैसे कर लोगे आप, कैसे रोक लोगे उन्हें? तो मुझे लगता है अभी तक की चर्चा के लिए काफी है, बाकी अगले महीने कर सकते हैं हम, और अगर किसी घटना पे आप चाहें तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपने खुद ही इसका समापन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
वक्त की कमी के कारण कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम अच्छे से मिलेंगे, कुछ और बढ़िया बातें करेंगे जब कोई नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अपडेट आएगा। मान लो कभी कोई रिसेंट कुछ हुआ, कुछ बड़ा हुआ और ऐसा लगा कि बात करना जरूरी है तो हाँ, लाइव ही कर लेंगे, रिसेंट कोई घटना दिक्कत नहीं कुछ है। भी, हाँ हाँ लाइव हाँ, लाइव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और ठीक है, थैंक यू बहुत सो बहुत मच धन्यवाद। आने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए अपना और एंजॉय करिए अपनी पार्टी, कोई दिक्कत वेलकम नहीं है। वेलकम। ठीक है, चलिए, जय श्री राम, ध्यान रखिए अपना।